जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर एक्सप्लेनेशन सेंटर में अभिनंदन स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अध्ययन को कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हिंदी वर्णमाला अभ्यास। क्या पढ़ेंगे? हिंदी वर्णमाला अभ्यास। क्लास 8वीं है ये। 7 क्लास पहले कर लिया हमने वर्णमाला की, यानी जो आपको वर्णमाला पढ़ाई गई है उसी की प्रैक्टिस करानी है। ठीक है कि आपको किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? तो कितने होते हैं? 11। क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11। यदि वो आपसे कहे कि वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, वो कहे वर्णमाला में स्वर कितने, तो वर्णमाला में होते हैं 13, लेकिन हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? 11 होते हैं। ध्यान रखना। पूछे हिंदी वर्णमाला में तो 11, पूछे वर्णमाला में स्वर तो 13। तो आपको पता है वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? पूछे वर्णमाला में कुल वर्ण, तो कुल कितने वर्ण होते हैं? आप कहो 52। लेकिन वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? आपने कहा स्वरों की संख्या को निकाल दो, कितना? 13। तो क्या बच जाएंगे आपके? व्यंजन बच जाएंगे। तो व्यंजन कितने होते हैं? 39। तो एक क्वेश्चन और बन गया इससे। पूछे वर्णमाला में व्यंजन कितने? 39। आपसे कहा हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण, यानी हिंदी वर्णमाला में वर्ण, तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने बताए थे आपको? 44। हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? 44। तो जब हिंदी वर्णमाला में वर्ण 44 और स्वर कितने हैं? आप कहोगे 11। तो बच कितने क्या गया आपका? व्यंजन। तो व्यंजन कितने रह गए बताइए? 11 लिखना आपको। क्या है? 11। तो आप कहोगे 33। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11, वर्णमाला में स्वर 13, वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। अगर पूछे वर्णमाला में स्वर कितने? 13, तो व्यंजन कितने होते हैं? फिर 39 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 44 और हिंदी वर्णमाला में स्वर 13, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होंगे? 33। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। पहला क्वेश्चन तो आपने कर लिया। तो चलो हम देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर होते हैं। स्वर क्या होते हैं? आपको पढ़ाया था हमने स्वर। तो देखो स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष। आपको पढ़ाए थे घोषत्व के आधार पर। क्या होते हैं? सघोष। अब बात करें हम कि स्वर सघोष तो है, लेकिन इनकी संख्या कितनी होगी? इसको हटा देते हैं थोड़ा समझने के लिए। इसको याद रखना। आपसे कहा कि बताइए स्वर होते हैं तो सघोष होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? यानी सघोष स्वर। आप कहोगे जो इनकी जो संख्या है तो एक तो सघोष होंगे और क्या होंगे? अघोष। तो जो स्वर कितने होते हैं? 11 तो होते हैं। इनकी संख्या 11 है। भाई स्वर कितने होते हैं? 11 है। तो पूछे सघोष स्वर कितने होते हैं? तो वो आपके 11 होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या पूछेगा कि सघोष कौन कौन से होते हैं? सघोष। तो सघोष है क्या चीज? पहले इसको समझते हैं। तो सघोष तो आपको हमने बताया था कि सघोष क्या। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। आप कहोगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो क्या है? सघोष है। तो कुल कितने हो गए इसमें? भाई वर्ग कितने होते हैं? 5। तो 5 या 15
तो 15 हो गई है। और आ गए स्वर। स्वर कितने होते हैं आपके? 11। कितने होते हैं? 11। तो आपने कहा ये तो 11 है, ठीक है। अब कितनी संख्या हो गई इनकी? प्रत्येक बार ये 15 हो गए, स्वर ये कितने हो गए? 26 हो गए। अगर मैं सभी स्वरों की बात करूं, किसकी बात? सभी स्वर। आप कहोगे और भी तो होते हैं या नहीं होते? भाई संकोच तो और भी होते होंगे। आपने कहा हम होते ऊष्म व्यंजन। क्या कहा? ऊष्म व्यंजन। सॉरी, ऊष्म नहीं होते संकोच, अंतस्थ व्यंजन। जो आपका अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4, ये, रे, ले और वे। तो ये क्या होते हैं आपके? सघोष होते हैं। कितने हो गए आप बताइए? 15, 11, 26, 30। एक और है, एक है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? एक। कौन सा वाला है ऊष्म व्यंजन? ऊष्म व्यंजन है एक है। तो जो है हल है वो आपका क्या है? ऊष्म व्यंजन। आपसे पूछे बताइए सघोष की संख्या कितनी है? क्वेश्चन बनेगा सघोष वर्ण की संख्या। क्या? सघोष वर्ण। तो सघोष वर्ण कितने हो गए? कुल 31 क्वेश्चन, 31 हो गए। क्वेश्चन आंसर क्या आएगा इसका? 31। समझ में आया? सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है। कुल मिलाकर 15 हो गए, क्योंकि हमारे 5 वर्ग होते हैं, 5 के 15। स्वर हमारे 11 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन है एक, केवल एक है। ठीक है, वह है। तो समझ में आया होगा सघोष वर्ण कितने होते हैं आपके? 31 होते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने अभी इसने पूछा मूर्धा व्यंजन कितने हैं। पूछा मूर्धा व्यंजन कितने हैं, तो पहले मूर्धन्य को समझते हैं। अब मूर्धा कह सकते हो या मूर्धन्य कह सकते हो, ठीक है। इसको हटा देते हैं समझने के लिए। समझते रहना, समझना जरूरी है। तो मूर्धा व्यंजन पहले देखते हैं मूर्धा है क्या चीज, मूर्धा में आएगा क्या क्या। मूर्धा वर्ण कौन से है? भाई वर्ण में स्वर भी आ जाएंगे आपके और व्यंजन भी आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो व्यंजन पूछा है, स्वर भी पूछ सकता है वो। तो मूर्धा वर्ण कौन कौन से होते हैं ध्यान रखना। तो टे वर्ण, क्या? टे। तो टे वर्ण के कौन कौन से होते हैं? टे और क्या आएगा? ठे और ये डे और ढे। ये टे वर्ण के चारों हुए, टे वर्ण के 4 होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना मूर्धा। अब आप ये मत कहना कि यहाँ पर हम वो चलाते हैं खाली, नहीं वो इसमें नहीं आता, ध्यान रखना। वो नासिक क्या होती है? टे वर्ण पूरा नहीं होता है, 4 होते हैं, ध्यान रखना। और बच क्या गए आपके? अब कहोगे क्या? रे और री और क्या? यानी खटपड़ वाला से। तो कितने हो गए? अब देखो इसमें मूर्धा वर्ण कौन कौन से? तो मूर्धा वर्ण आप कहोगे 3 और 3, 6, 7। तो कितने होते हैं मूर्धा वर्ण? आप कहोगे इनकी संख्या 7 है। मूर्धा वर्ण की बात करूं तो इसमें स्वर कितने हैं? मूर्धा स्वर, मूर्धा स्वर आप कहोगे ये री जो है ये क्या मूर्धा स्वर है, यानी एक ही मूर्धा स्वर है। मूर्धा स्वर कितने हैं? एक। लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन ने? इसने पूछा मूर्धा व्यंजन कितने हैं, तो 6। एक तो ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। कितने हो गए? 6 हो गए। आपको ट्रिक भी बताई थी हमने, कैसे आप याद रखोगे मूर्धा। तो ऋषि कहाँ चले गए? मूर्धा। भाई मूर्धा आपको पता है जहाँ पर जीभ जो होती है जब आप इनको बोलते हो तो वो कैसे हो जाती है? मूर्धा स्थिति, मुड़ जाती है, इस प्रकार से मुड़ जाती है, ठीक है। ध्यान रखना मूर्धा व्यंजन कितने होते हैं? 6 होते हैं। आपको बताया था ऋषि कहाँ चले गए? ऋषि मूर्धा में चले गए। मूर्धन्य कह सकते हो या मूर्धा। तो देखो ये पर यहाँ पर क्या री है और रे भी इसी में आ जाएगा और खटपड़ वाला से भी इसी में आ जाएगा। तो है ना मूर्धा में चले गए ऋषि, ऐसे याद कराया था। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 4। 4वां क्वेश्चन कहता है कि महाप्राणों की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्योंकि इसमें बदलाव हुआ है। चलो देखते हैं इसको आप लिखते रहना साथ ही साथ, ठीक है।
अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको, इजी में एक्सप्लेनेशन सेंटर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके देगा। तो महाप्राणों की जो संख्या है वो 15 होती है। पहले समझते हैं महाप्राण क्या है। तो महाप्राण किसके आधार पर है? ये जो है आपका वायु संवेग के आधार पर होता है, अल्पप्राण और महाप्राण, ध्यान रखना, ठीक है। यानी प्राणों के आधार पर कह सकते हो। तो जैसे ही आया महाप्राण, तो प्राणों के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, बताया था आपने क्वेश्चन में पहले ही बता चुके, वायु संवेग के आधार पर, ठीक है। वायु का संवेग कैसा रहता है? वायु संवेग के आधार पर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? आप कहोगे अल्पप्राण, और क्या होता है? महाप्राण। एक तो अल्पप्राण होता है, एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं और महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का यानी वर्ग का क्या लिखोगे? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्पप्राण होता है, ठीक है। कितने हो गए कुल? आप कहोगे 15 हो गए ये तो, क्योंकि 5 वर्ग है, 5 या 15। और सभी स्वर हो गए, स्वर कितने बताए थे आपको? 11 ये हो गए, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन, क्या? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन आप कहोगे 4। कौन कौन से? ये, रे, ले और क्या? 4 हो गए कुल। और एक ऊष्म व्यंजन है, क्या है? ऊष्म व्यंजन अल्पप्राण। वो कौन सा वाला है? देखो ऊष्म व्यंजन कौन सा वाला है? आपने कहा कि अल्पप्राणों की जो संख्या थी पहले 30 थी, क्वेश्चन को समझना। अल्पप्राणों की संख्या कितनी थी? 30। मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में, अल्पप्राण कितने होते हैं? 30 होते हैं। और महाप्राण कितने होते हैं? 15 होते हैं। पहले इनकी जो संख्या थी वो कितनी, सॉरी, तो अल्पप्राण की संख्या पहले 30 थी और महाप्राण की जो संख्या थी वो 14 थी, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो अब 30 नहीं, अब 31 है ये, और महाप्राण कितने हैं? 15। कितने हैं महाप्राण? 15, ठीक है। महाप्राण 15। तो इसमें ऊष्म व्यंजन नहीं आएगा, उच्छिष्ट व्यंजन है। क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा वाला? ये वाला उच्छिष्ट व्यंजन क्या कहलाता है? अल्पप्राण। ये अभी इसमें संशोधन हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएसआई में और आरपीएससी, जो लोक सेवा आयोग होती है, स्टेट लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में आया था कि अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है? 31। और यूपीएसआई में भी आया था, उसमें कितनी होती है? 31। तो ध्यान रखना, पहले 30 थी, अब क्या है? 31 है, ठीक है। अब बात करूं मैं महाप्राण की, क्योंकि आपको समझाना क्या है? महाप्राण। तो महाप्राण की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 15 होती है। पहले कितनी थी? 14। तो महाप्राण कौन कौन से होते हैं भाई? इसमें वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा है, इसमें वर्ग का क्या आएगा? दूसरा और चौथा। तो कुल मिलाकर 5 वर्ग हैं। तो कितने हो गए आपके? 10। और 4 कौन कौन से हैं आपके? 4 है ऊष्म व्यंजन। 4 क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है आपके 4। चारों के 4 ऊष्म व्यंजन आपको पता है कौन कौन से होते हैं? अल्पप्राण के बारे में जो आपको लिखा उनको हटा देते हैं। तो देखो समझते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे बताना। आपको से, प्रिय वाला से, फिर शरीफा वाला से, और फिर है। तो कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 14। एक बढ़ गया उच्छिष्ट व्यंजन। क्या बढ़ गया? उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा? अब की बार ये वाला, ये तो होता है महाप्राण और ये वाला होता है अल्पप्राण, ठीक है। समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलो नंबर 5 की बात करते हैं। तो नंबर 5 में कहता है कि कंठ तालव्य स्वर है,
यानी जो कंठ तालु में होते हैं उनसे कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? तो ये होते हैं आपके ए और आई, यानी आपका लघु ए और दीर्घ ए, यानी ए और आई कंठ तालु है। तो ध्यान रखना ये दो होते हैं। आपसे ऐसा ही तो पूछ सकता है वो ओष्ठ कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? क्या पूछेगा? ओष्ठ और कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? क्वेश्चन आया हुआ ये यूपीएसआई में आया हुआ 23 नवंबर की तीसरी शिफ्ट में, जो अब लिख रहा हूं मैं। पूछेगा ओष्ठ कंठ से कौन सा बोला जाता है, कौन कौन से स्वर है? तो ये है आपके तो ओ, आओ और ये वाला इंग्लिश वाला आओ, ये कहाँ से बोले जाते हैं? आपके ओष्ठ कंठ से। ठीक है, ध्यान रखना, ऊ मत कहना। कभी कभी ऊ भी तो होता है, ये वाला ऊ और ये वाला ऊ, ये केवल ओष्ठ से बोले जाते हैं। ये किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। लेकिन ओष्ठ के साथ कंठ की बात कर दी इसने, तो क्या कहो? ओ, औ और आ। ठीक है, तीनों बोले जाते हैं। क्वेश्चन आया हुआ यूपीएसआई 23 नवंबर तीसरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें से एक ऑप्शन दिया हुआ इन दोनों में से कोई। आप समझ रहे कंठ तालु को याद कैसे रखें? आंसर आपके सामने होता है, लेकिन आप याद नहीं कर पाते हो। सारी बड़ी बात यही है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता कंठ तालु पे? तो ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो देखो इसमें क्या है, ओष्ठ कंठ, ये ओ देखो ओ छिपा हुआ है इसमें, ऐसे ही इसमें ये छिपा हुआ है। इसके दोनों ले आओ, इसके तीनों ले आओ, तो समझ गए हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं संवर स्वर है, तो संवर स्वर कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं, यानी लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ और दीर्घ ऊ। ठीक है, ये संवर स्वर है। आपको याद भी कराए थे बहुत अच्छी तरीका से, नहीं है तो अभी क्या मैंने कहा सभी क्या रखेंगे? वर्ग रखेंगे। तो क्या रखेंगे? सभी वर्ग। मैंने कहा समवर्ग, यानी समवर्ग। तो समवर्ग में कौन कौन रखेगा? उसने कहा ईवी रखेगी और ऊवी रखेगी, सब व्रत रखेंगे, सब व्रत रखेंगे, ईवी रखेगी और ऊवी रखेगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है आपका? ओष्ठ आकृति के आधार पर है। किसके आधार पर है? ओष्ठ आकृति के आधार पर है। तो मुझे बताओगे आप इसको कि वृत्ताकार की आकृति के आधार पर है, जीवा की आधार पर है। 5 रूप से आपने बांटा था, यानी कंठ भाई कैसे? एक तो लगने वाले समय के आधार पर, उसके बाद आपने देखा होगा जीवाकृति के आधार पर देखा होगा, और आपने उसके आधार पर देखा होगा ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ऐसे देखे थे। तो ध्यान रखना ये क्या है? समवर्ग स्वर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्ग का स्थान है, तो 6 वर्ग का जो स्थान होता है वो के बाद होता है, क्योंकि 6 क्षत्रिय है। क्या 6 क्षत्रिय किस समय का बने? आप कवर अधूरा कह और पूर्ण से, ये पूर्ण से है, अधूरा नहीं, अधूरा तो क्या है? तो आप बताइए जब आप पढ़ते हैं बड़ा माना तो क्या के बाद ही तो ये आना चाहिए, क्योंकि कैसे मिलकर बना हुआ। ऐसे मैं आपसे कहूँ त्रय, तो त्रय किस से मिलकर, मतलब किसके बाद आएगा? किससे मिलकर? आपने कहा अधूरा तय और पूरा रय, तो ये तय के बाद आएगा इसका स्थान। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा श्रमिक, तो किससे मिलकर बना हुआ है? अधूरा से और पूरा रय, तो ये से सर्जम के बाद आएगा इसका स्थान। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं, समझते रहना। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? ऊष्म व्यंजन की। आप पहले ही क्लास देख लेना, उसमें हमने समझा दिया, प्रैक्टिस है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं भाई? ऊष्म व्यंजन आपने देखा था, अभी ऊपर ही बताए थे। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन आपका वही 4 ही तो होते हैं, एक तो ये स और ये खटकोण वाली, शरीफा वाली, और तो ये क्या आपके महाप्राणी तो बताए थे भाई, अल्पप्राण में थोड़े हैं। अल्पप्राण में क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन की पूछ ले, किसकी पूछे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अभी तो आपको बताए थे क्या होते हैं? य, र, ल और ब। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। बात करें नंबर 9 की, द्वितीय ध्वनि का उदाहरण है। तो द्वितीय ध्वनि क्या होता है?
देखो ध्वनि को 3 रूपों में बांट दिया गया। ध्वनि को कितने रूपों में बांट दिया? 3 रूपों में बांट दिया। देखते हैं कैसे। आप कहोगे ध्वनि किसकी बात कर रहे हैं? ध्वनि की। आपने कहा एक तो द्वित्व ध्वनि होती है, ठीक है, क्या होती है? द्वित्व ध्वनि होती है। फिर आपने कहा युग्मक ध्वनि होती है, युग्मक ध्वनि। आपने कहा संयुक्त ध्वनि भी तो होती है। हाँ जी, संयुक्त ध्वनि भी होती है। क्या होती है? संयुक्त ध्वनि भी होती है। तो द्वित्व ध्वनि में जिस वर्ण का द्वित्वय हो जाए, भाई यहाँ पर दो मतलब द्वित्वय हो जाए, यानी 2 बार लगातार आ जाए। जैसे यहाँ पर देखो ले और ले लगातार है, के और के लगातार है, ले और ले लगातार है, लिखा कुत्ता। तो आपका क्या हो गई? ये द्वित्व ध्वनि है, तो भी लगातार। बात करें युग्मक ध्वनि की, तो इसमें क्या होता है कि ये पहले ही आते हैं। मैंने आपसे कहा युग्मक किसी युग्म से बनी होगी, किसी में जोड़कर बनाई गई होगी, ये बीच में नहीं जोड़कर। जैसे मैंने कहा प्रसाद, क्या कहा? प्रसाद। तो ये जो इसमें जो ध्वनि है, पै में क्या जोड़ दिया आपने? रे, यानी युग्म कर दिया पै का और रे का, तो आपने कहा प्र बन गया। क्या बन गया? प्र। तो इस शब्द में क्या है? युग्मक ध्वनि। मैं प्रलाप कह सकता हूं, कह सकता हूं, नहीं कह सकता? प्रलाप। बात करूं संयुक्त ध्वनि, तो जिसमें संयुक्त हो जाए सब वर्ण, क्या होंगे? संयुक्त रहेंगे। जैसे मैंने कहा कंबल, तो कंबल में संयुक्त है। ये मैं और वह में क्या है? बस में संयुक्त, यानी कंबल, अधूरा मैं और पूरा वह, कंबल। मैंने कहा अंत, तो अंत में देखो ये आधा मैं और वह, तो ये आपकी संयुक्त ध्वनि। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 10। जीव आकृति के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं? जीव आकृति के आधार पर बताए थे, आपको बताए थे 3 होते हैं। जीव आकृति के आधार पर 3 होते हैं। तो जीव आकृति कितने बताए थे? के आधार पर स्वर, तो आपको मैंने 3 बताए थे। नंबर 1 अग्र स्वर होता है, और नंबर 2 क्या होता है? मध्य स्वर, और मध्य स्वर के बाद क्या बताया था? पश्चात स्वर। क्या बताया था? पश्चात स्वर। जीवाकृति के आधार पर 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चात स्वर। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? लघु ई और दीर्घ ई, और क्या? लघु ए और दीर्घ ए। और मध्य स्वर क्या होता है आपका? एक होता है, ऐसे अनार। जो बाकी बच गए वो पश्चात स्वर हो जाएंगे, बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे? पश्चात स्वर। जैसे मैंने कहा आ और उ, री, ये वाली चीज, इसमें आ भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। और बच क्या गया? ओ बच गया, आओ बच गया, ठीक है, ध्यान रखना। जीव आकृति के आधार पर कितने होते हैं? 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चात स्वर। संख्या देखते शब्द के अंत में, क्या शब्द के अंत में उ आए तो कहलाते हैं, नहीं वह शब्द जिनके अंत में उ आ जाए। जैसे मैंने कहा साधु, मैंने क्या कहा? साधु। मैंने कहा बालू, मैंने कहा भालू, क्या कहा मैंने? साधु। एक तो ये वाला साधु है, ठीक है, अरे क्या है? ये वाला साधु। बताइए साधु सही लिखा नहीं गलत? एक तो ये वाला और एक ये वाला। आप क्या कहोगे भैया कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता, संजमान ये तो है ही, शरीफा वाली आती है। क्या कहोगे कि शरीफा वाली आती है साधु में, साधु, ठीक है, साधु। तो ये छोटा हो है और ये क्या है? बड़ा हो। इसका मतलब तो आप जानते हो सन्यासी, साधु संत जो होते हैं हमारे, सन्यासी जिनको संत कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब बताएंगे सज्जन,
इस साधु का मतलब क्या होता है, जिसमें आपने बड़ा वो लगा दिया, इसका मतलब होता है सज्जन जो होते हैं उनके लिए साधु बोला जाता है, ठीक है। तो सज्जन व्यक्ति उनको ये वाला साधु, तो सन्यासी संत को ये वाला। तो अगर ये आ जाए तो इनको उकारांत कहेंगे, छोटी वाली। बड़ा वाला को आए तो उकारांत, अब ई आ जाए जैसे सन्यासी में तो इनको क्या कहोगे अंत में, इकारांत, क्योंकि ये इकारांत ही तो है, इकारांत। अगर बड़ी है तो बड़ी लगाओगे, छोटी है तो छोटी। यहाँ पर देखो कुछ है यानी है, तो ये अकारांत क्या है, अकारांत। अगर लास्ट में आ जाए क्या, जैसे मैंने कहा माला, तो माला में क्या लास्ट में आ, तो ये आकारांत क्या है, ये आकारांत। इकारांत, उकारांत, आकारांत, अकारांत, जिनके लास्ट में जो शब्द आ जाए, अंत में जो वर्ड आ जाए, जैसे यहाँ पर क्या वर्ड आया, उ यानी स्वर आ गया, जो स्वर आए, भाई वर्ड स्वर ही तो होते हैं हमारे, स्वर वर्ड होते हैं, व्यंजन भी वर्ड होते हैं, जो स्वर अंत में आ जाए वही होगा। मतलब उ है तो उकारांत, बड़ा हो तो बड़ा उकारांत, ई है तो इकारांत, छोटी तो छोटी लगाओगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब है तो ऐसे ना बचेगा, अकारांत। माला में आकारांत, ये वाली किस समझ आई। नंबर 12 देखते हैं, से का उच्चार स्थान क्या है। तो भाई यार से का उच्चार स्थान तालु है, क्या है, तालु। आपको बताया था, ठीक से याद कराया होगा हमने कि आलू कौन लेने गई थी, आलू कौन लाया था, उसने बता दिया जिनका तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं, तालु वर्ड कौन से होते हैं। आप कहोगे च वर्ड, च, छ, ज और झ, यहाँ मत कहना, चार ही आती हैं। और क्या कहोगे, ये, से और ई और ई, ये क्या आपके तालु वर्ड है, ठीक है। तो आपसे पूछे तालु वर्ड में व्यंजन कितने, आप कहोगे 6। पूछे स्वर कितने, आप कहोगे ये 2 ही तो है स्वर, तो 2 स्वर हो गए, ठीक। तो तालु वर्ड किया है ना, आपकी ये वाली सही तो है, नहीं आलू, आलू कौन लाई, आपकी सिस्टर लाई होगी, उसने कह दिया यस। आपने कहा कौन लाई आलू, भाई आप आलू लेने गए, आलू सिस्टर लाई, आप बताया पूछा आलू कौन लाई, आपने कहा ई लाई, ई आलू कौन लाई, ई लाई ई। उसने क्या कहा, दबाव बना दिया आपने और पिताजी ने, तो उसने कहा यस। तो ये और से, तो यस ऐसे तो लिखते हैं, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। और नंबर 13 आगत स्वर, तो आगत स्वर कितने हैं, तो आगत स्वर एक ही तो है, बताया था जो इंग्लिश से लिया। भाई आगत वर्ड पूछे, आगत व्यंजन कह सकता, आगत का मतलब होता है आने वाला, आगत का मतलब क्या है, आने वाला, जो बाहर से आया, आने वाला। तो हमारे यहाँ से निकल जो आया वो है, तो ये इंग्लिश से है, किससे है, अंग्रेजी से। पूछ सकता है व्यंजन बताइए, तो व्यंजन भी तो होते हैं, भाई आगत व्यंजन होते हैं या नहीं होते, आगत व्यंजन है या नहीं, देखिए आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन क्या है आपके, इधर समझा देते हैं। आगत व्यंजन आप कहोगे ये जो के, इसके नीचे अलग लगा दो, जे, के और प, ये क्या है, आगत क्या है, व्यंजन है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इन चीजों को, ये आगत व्यंजन है। और आगत स्वर क्या है, ये भार के इन्हें क्या लगा रखा है, इनको हर्फ बोलते हैं, हर्फ, ये बिंदु भी बोल देते हैं, नुक्ता कह सकते हैं, ठीक है। समझ रहे होने वाली चीज, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। देखिए आपको इंफॉर्मेशन मिली थी, यदि आप हमारी क्लास को ऑफलाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ गुप्ता कोचिंग सेंटर सलेमपुर में, यानी गुप्ता कोचिंग सेंटर जो सलेमपुर ब्लैंक्स है, वहाँ पर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, हिंदी अच्छे से पढ़ाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आप हमारे सेंटर में आ सकते हो हिंदी पढ़ने के लिए, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। केवल हिंदी ही नहीं, वहाँ पर हम पूरा सिलेबस कराते हैं, जिसमें आपको अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं। हमारे पास लगभग 5 टीचर हैं, जिसमें एक जो कंपटीशन वाले हैं वो 3 हैं। एक मोहित सर है जो रीजनिंग और मैथ पढ़ाते हैं, एक दूसरे मोहित सर है जो जीएस पढ़ाते हैं, एक मैं हूँ जो मैं हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप देख चुके होंगे। और हमारी जो सेंटर है कोचिंग सेंटर गुप्ता कोचिंग सेंटर, वो कंपटीशन भी है और अकेडमिक भी है। यदि आपको कोई भाई बहन
10th क्लास में है या 12th क्लास में, 11th क्लास में, 9th क्लास में, तो पढ़ सकता है। हमारे यहाँ से टॉप क्या है, ये अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं बच्चे। तो फिजिक्स में तो बहुत ही अच्छे नंबर लाते हैं और मैथ में भी। फिजिक्स में लगभग 93 स्कोर रहा था 2020 में, यानी कोरोना के आने से पहले जब एग्ज़ाम हो गए थे तो 93 नंबर भी आए थे एक बच्चे के। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।